अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैबुल हसन आपसे मुखातिब है। IFRS ओपन बुक एग्ज़ाम FAR 1 FAR 2 FAR 2 तो ऑलरेडी ही था, लेकिन रिसेंटली FAR 1 को भी ओपन बुक एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर दिया गया। IFRS हैं आपके पास, स्टैंडर्ड्स हैं और आप उनको अब R1 के एग्ज़ाम में भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं जब से ये न्यू स्कीम अप्लाई हुई है। ये स्टैंडर्ड्स आपको ICAP की तरफ से मिल जाते हैं और उनके अब जो पब्लिकेशन है, ऑथराइज्ड पब्लिकेशन, उन्होंने आपको एड्रेस दिया हुआ है उनका, और आप वहाँ से उन कांटेक्ट करके आप मंगवा सकते हैं। इन बुक्स को आप R1 के पेपर में अपने साथ ले कर जा सकते हैं। साथ लेके जा सकते हैं तो अगर उन्होंने अलो भी किया है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रीज़न होगी। यहाँ से आप कुछ चीज़ों को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं पेपर के दौरान। इसमें होते क्या है, जब आप ऑर्डर करते हो तो मोस्टली 5 बुक्स आ रही होती हैं, या अब 3 का पैक भी आ रहा है, मिनी पैक समझ लें उसको। मतलब 5 बुक्स अगर मैं बात करूँ तो उसमें A1 A2 B और C1 और C2 ये होंगे। और अगर 3 का पैकिंग में देखेंगे तो 3 वाले बंडल में तो A B और C, मतलब ए और बी और सी, मतलब उन्होंने मर्ज किए होंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास 3 ही चीज़ें होंगी, ए होगा, बी होगा और सी होगा। ए को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड किया होगा अगर 5 का स्टैंडर्ड 5 बुक्स के पैकेज आपके पास आया होगा, और अगर 3 का होगा तो वो ए सिंगल होगा, बी भी सिंगल होगा और सी भी सिंगल होगा। जबकि ए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड भी हो सकता है और सी भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकता है। तो अल्टीमेटली काम तो ऑलमोस्ट एक ही है सबका। अच्छा, इसमें पहले आपको बता दें कि जो यूज़ की चीज़ें हैं मतलब स्टैंडर्ड्स में, वो तो हमारे जो काम के स्टैंडर्ड्स हैं, अगर हम उनको देखें तो A1 और A2 मीन्स A और B, ये दो हमारे पास रिक्वायर्ड हैं और यही दो हमारे काम आएंगे और इन्हीं पे ही हमारी वर्किंग्स होंगी। मतलब इन्हीं पे ही हम काम करेंगे, इन्हीं को समझेंगे और इन्हीं को यूटिलाइज़ करेंगे। जो सी है वो हमारे काम का नहीं, वो अपने साइड पे रख देने हैं। ए में क्या है और बी में क्या है, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ये पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि ओपन बुक एग्ज़ाम, मतलब अब R1 आपका ओपन बुक एग्ज़ाम बन चुका है। आप अपने और FAR 1 के एग्ज़ाम में इसको इन स्टैंडर्ड्स को साथ लेके जा सकते हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स लेके जाने हैं, तो ऑब्वियसली मैंने अभी अभी बताया है कि जो आपके पास ए है, A1 A2 और बी, क्योंकि आपने पढ़ने भी यही तीनों हैं और इन्हीं से ही आपको अपना सब कुछ मिलेगा कंटेंट, तो यही आप अपने साथ लेके जा सकेंगे और काम भी यही आ सकते हैं, इनके अलावा और नहीं। तो C1 और C2 आपके काम की चीज़ नहीं है अभी। अच्छा, अब इनको यूज़ कैसे करना है, अगर मैं इनके कंटेंट की बात करूं, अगर मैं अब इनके कंटेंट की बात करूं तो A1 और A2 में ये आपके स्टैंडर्ड्स की एक्सप्लेनेशन है, उनमें रूल्स और जो जो आपके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स से रिलेटेड, उनको उनका ट्रीटमेंट्स कैसे हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसी होती है, उनकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, सारे रूल्स और प्रोसीजर्स A1 और A2 में मौजूद हैं। मतलब जस्ट लाइक अगर आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही है ना, IAS 16, तो उसको रिकग्नाइज कैसे करना है, उसकी कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, उसके एलिमेंट्स जो हैं, उसके बाद इनिशियल मेजरमेंट्स कैसे होंगी या फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी, ये सारा डेप्रिसिएशन के रूल्स क्या है, ये सब चीज़ें A1 और A2 में मौजूद होती हैं। ठीक है, और आप इनको यूज़ कर सकते हैं और जब आप इनसे आप पढ़ेंगे ड्यूरिंग द सेशन तो फिर आप एग्ज़ाम में इसको यूज़ भी कर पाएंगे। अभी मैं सिर्फ कंटेंट पे बात कर रहा हूँ कि इनमें होता क्या क्या है, और A1 और A2 में यही हैं ये स्टैंडर्ड्स तमाम के तमाम। और जो आपके पास बी है वो इन स्टैंडर्ड से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं।
एग्जांपल्स कैसी हैं कि आपको उन वहाँ पे क्वेश्चन भी दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को साथ ही आंसर भी किया गया होगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास एक तो रूल्स डिफाइंड उसने कर दिए कि ये ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं इन चीज़ों के मुख्तलिफ टॉपिक्स में जो चीज़ें आ रही होती हैं, और उनके एग्जांपल्स को एक्सप्लेन भी कर दिया वर्कआउट करके कि भाई इस तरह ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स भी आ गई। तो उसके बाद हमारे पास व्हाट अबाउट राइटिंग ऑन IFRS। कंटेंट तो हमने देख लिया कि क्या क्या होगा। मैं मज़ीद ओवरऑल अप्रोच टू फॉलो में चीज़ों को एलाबोरेट कर रहा हूँगा। इसमें मैं बाकी चीज़ों को भी एलाबोरेट करूँगा, लेकिन अभी मैं अपने पॉइंट्स को कंप्लीट करता हूँ। व्हाट अबाउट राइटिंग ऑन IFRS, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने चूँकि वो साथ लेके जाने होते हैं स्टैंडर्ड्स को, तो क्या हम उस पर कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, कुछ इजाफी चीज़ें अपने हिसाब से, कुछ पॉइंट्स याद रखने के लिए कि पेपर में काम आ जाएं। तो ऐसा नहीं है, आप उस पर लिख कम अज़ कम नहीं सकते। मतलब आप लिखने का मुराद ये है कि जैसे मैंने ये स्टेटमेंट ही लिखी है कि ऐसा नहीं है, इवन ये भी आप नहीं लिख सकते। ठीक है, हाँ अगर कुछ कर सकते हैं तो वो जिस तरह मैंने यहाँ पे हाईलाइटिंग की है, आप इस तरह चीज़ों को कर सकते हैं। हाईलाइटिंग कर सकते हैं, ये जस्ट लाइक अंडरलाइनिंग कर सकते हैं, एरोज़ लगा सकते हैं। आप इस तरह कोई वर्डिंग्स नहीं लिख सकते, इवन कि आप यस और नो भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो लिखने की जहाँ तक बात है आप नहीं ऐसा कर सकते। आप सिर्फ हाईलाइट किया जा सकता है, अंडरलाइन किया जा सकता है, एरोज़ लगाए जा सकते हैं, बस ये आप यूज़ कर सकते हो ऑलमोस्ट और मैक्सिमम। और लिखने वाली बात गलत है, लिखा जाएगा। अगर आई कैप अगर वो आपको वहाँ देख लेते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है और आपने उसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बाकी फिर आपको प्रोसीजर्स भुगतना पड़ेंगे खुद ही, जो आई कैप ने डिफ़ाइन किए हुए हैं कि चीटिंग से रिलेटेड या बाकी जो भी है। तो लिखने से रिलेटेड क्लियर हो गया कि आप नहीं लिख सकते। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं कि आप ये जैसे बुक बनी होती है, ये जो अभी आपकी बुक है, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ टीचर्स भी बताते हैं कि आप यहाँ पे एक टैग्स लगा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे जो मिलते हैं एक इस तरह के टैग्स होते हैं, और आप इधर ग्लू वगैरह लगी होती है और वो यहाँ पे चिपक जाते हैं, और यहाँ पे कुछ चीज़ लिख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं चीज़ों को। जस्ट लाइक आप यहाँ पे लिख दें कि ये PPE से रिलेटेड है, मतलब PPE लिख दें या IAS 16 लिख दें, ताकि आपको खोलने में आसानी हो जाए जल्दी से। आप कोई IAS 16 से मदद लेना चाहते हैं तो आप फ़ौरन से इस टैग को पकड़ें और आगे लेके आए, तो फिर फ़ौरन से वो स्टैंडर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये टैग्स लगाना भी कुछ टीचर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक मैंने ये विटनेस किया है कि कुछ सेंटर्स में ये उन्होंने सेंटर्स में आई कैप के सेंटर्स में एग्ज़ाम्स के दौरान उन्होंने बोला है कि ये टैग्स उतार दें, ये टैग्स अलाउ नहीं है। तो माइट भी कुछ सेंटर्स में ये लेके जाए बच्चे और ये अलो हो जाए। इस पे भी आप कुछ लिख नहीं सकते ऐसा कि ये ऐसे रूल है, ये अगर ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे, या यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है तो फिर इसी में। यहाँ पे भी आप ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड में सिंपल बातें लिखी होती हैं वही आप लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड में लिखा होता है कि IAS 16, ठीक है, तो आप मैक्सिमम बाय मैक्सिमम इसको IAS 16 ही लिख सकते हो। तो मैं अगर जो ओवरऑल अप्रोच बताऊंगा ना, उसमें ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आप यूज़ करना ही इस तरह सीखेंगे कि आपको ये रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो रेफरेंस टैग्स हैं कोशिश करें कि ना करें। हो सकता है कि कई 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 सेंटर्स में अलो किया हो आई कैप ने, कि मतलब वहाँ पे स्टूडेंट स्टैंडर्ड्स लेके गए हों जहाँ पे टैग्स लगे हों, और उन्होंने बोला ठीक है यहाँ पे कोई खास चीज़ नहीं लिखी होती बच्चों ने, या अगर वो देखें भी तो कोई चीज़ नहीं मिलती, तो वो लो किया। लेकिन मैंने विटनेस किया हुआ है कि कुछ सेंटर्स में कि जहाँ पे ये स्टूडेंट्स ने किया हुआ था, लेकिन उनको बोला गया कि ये सब उतार दो, और वहाँ पे जिन्होंने फिर उतारा था वही स्टैंडर्ड यूज़ कर पाए थे, उसको लगने के साथ वो स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं कर पाए थे। तो आगे चलते हैं अभी। वेयर टू स्टडी IFRS बिफोर एग्ज़ाम। हाँ यहाँ पे मैं कुछ बातें बता रहा हूँ मज़ीद। मतलब ड्यूरिंग द सेशन हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे, मतलब इनको स्टैंडर्ड्स को कैसे यूज़ करेंगे। देखें, अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को परचेज़ करते हो
देखिए परचेज से मुतल्लिक़ भी पहले बात कर लेते हैं, परचेज से रिलेटेड बात करते हैं कि क्या करने चाहिए, परचेज इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं। देखो आपने ये FAR 1 में भी इस्तेमाल कर लेने हैं, FAR 2 में भी इस्तेमाल करने हैं, वहाँ पे भी आप लेके जाते हो, और CA फाइनल में भी आपने इनको यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये 3 एग्ज़ाम्स में आपको मदद दे रहे होंगे। तो अगर आपने अभी परचेज़ नहीं किए तो ऑब्वियसली आप R2 में परचेज़ कर लोगे, या R2 में परचेज़ नहीं करोगे तो फाइनल में, तो अल्टीमेटली आपने परचेज़ तो करना ही है। तो क्यों ना आप पहले लेवल भी परचेज़ कर लो ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आप हासिल कर सकें, ठीक है। तो परचेज़ किया जैसे इसको परचेज़ करना ऑलमोस्ट अब ज़रूरी ही है। और अब हाउ टू यूज़ ड्यूरिंग द सेशन, मतलब हाउ टू स्टडी IFRS बिफोर एग्ज़ाम, मतलब ड्यूरिंग द सेशन इसको कैसे आप देखो। अगर आप परचेज़ किए, रख दिया आपने अपने अलमारी में, और एग्ज़ाम्स आए और उनको उठाया और एग्ज़ाम्स में ले गए, आपको वो ऑलमोस्ट कुछ काम नहीं देंगे। आपको नहीं मालूम होगा कि इनका सीक्वेंस कैसे बना हुआ है, स्टार्टिंग में कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से स्टैंडर्ड से, अगर किसी स्टैंडर्ड में जाना है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ पे लोकेट कर रहा होगा, जल्दी आप कैसे पहुंच सकते हैं। या कोई टॉपिक है आपको, मतलब उस टॉपिक में कोई एडजस्टमेंट है और आपको लगता है कि नहीं समझ आ रही, तो स्टैंडर्ड से शायद मिल जाए, लेकिन आप उस टॉपिक में से स्टैंडर्ड में पहुंच भी जाएं, उस स्टैंडर्ड में मतलब IAS 16 से रिलेटेड आपने ओपन कर भी लिया, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही कि इसमें वो वाली आइटम कहाँ पे लिखी हो सकती है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आप अगर पहले दिन ही आप वहाँ पे सेंटर में बैठ के यूज़ कर रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के यूज़ कर रहे होंगे, तो समझ लें कि फिर तो आप ब्लैंक हो जाएंगे, बल्कि पैनिक भी करेंगे कि आपको चीज़ नहीं मिल रही होगी, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना सीखे ही नहीं। तो ड्यूरिंग द सेशन अगर आप स्टैंडर्ड से थोड़ा बहुत चीज़ों को इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको उसका इस्तेमाल आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं फिर बताऊँ कि ये कैसे होगा, देखिए आपने आपने ओवरऑल देखना है कि स्टैंडर्ड्स का पैटर्न क्या होता है। मतलब आपके A1 में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आ रहे होंगे। मैं अगर ओवरऑल बताऊं तो A1 में ऑलमोस्ट IFRS जितने भी हैं वो आ रहे होते हैं, और A2 में आपके जो है IAS से स्टार्ट जो होते हैं स्टैंडर्ड्स वो आ रहे होंगे, मतलब IAS 16 और IAS 7 और मज़ीद IAS 33, ये सारे यहाँ पे फॉल कर रहे होंगे A2 में, ठीक है। तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता खुद भी मालूम होता चला जाएगा कि A1 और A2, मतलब आप फ़र्ज़ करो आपको IAS 16 में भी जाना है, तो आप फ़ौरन से खुद ही पेपर में वहाँ पे A2 ओपन करोगे A1 के बजाय, क्योंकि आपको पता है कि ये मुझे A2 में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे IFRS है, मतलब जो IFRS 15 होगा जो आपके आपके सिलेबस में नहीं है, या मज़ीद IFRS है जो R2 में ज़्यादातर, ठीक है। तो R2 में ये ज़्यादा काम आएगा A1 वाला पोर्शन। अच्छा A2 आपको मालूम होगा कि मुझे, आपको फ़ौरन से पता लग जाएगा कि आपने A2 ओपन करना है। फिर इसके बाद जब आप स्टार्ट सेशन के दौरान चीज़ों को पढ़ रहे होगे तो आपको पैटर्न की समझ आ जाएगी। मतलब IAS जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें अगर मैं सिंपल एक बात करूँ, मतलब ओवरऑल तो ऐसा ही है कि आपका सबसे पहले स्कोप लिखा होता है अक्सर स्टैंडर्ड्स में, मतलब जब स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है फिर उसका आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ अब यहाँ से चेंज शुरू हो जाता है। अगर IAS है, ठीक है, तो डेफिनेशंस यहाँ से ही लिखी होंगी। मतलब स्टैंडर्ड स्टार्ट किया, सबसे पहले स्कोप की पैराग्राफ्स आएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव के पैराग्राफ आएंगे। अगर IAS है, मतलब ये सेग्रीगेशन है ना, कुछ स्टैंडर्ड्स IAS से स्टार्ट हो रहे हैं, नाम IAS 16, IAS 33, IAS 7 और IAS 23। तो ये कुछ IAS हैं, ठीक है, IAS 40 और कुछ IFRS हैं। और IFRS मेजरली FAR 2 में हैं। IFRS 15 हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। उसके अलावा मज़ीद IFRS हैं, लीजेस IFRS 16। अब देखें IAS 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और IFRS 16 है लीजेस, ठीक है। IFRS 8 ये R2 के सब्जेक्ट्स हैं, और मतलब मैं सेग्रीगेशन बता रहा हूँ कि IAS और अब यहाँ पे अगर IAS होगा तो आपको मालूम हो, अगर आप यूज़ करते रहोगे सेशन के दौरान स्टैंडर्ड्स को, तो आपको मालूम होगा कि IAS की डेफिनेशंस यहाँ के स्कोप ऑब्जेक्टिव के फ़ौरन बाद आ जाती हैं, जबकि IFRS के केसेस में डेफिनेशंस अपेंडिक्स में मौजूद होते हैं। मतलब
आपके स्टैंडर्ड के दरमियान में नहीं होती, जैसे ये स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फिर डेफिनेशंस, बल्कि अपेंडिक्स मतलब एंड पे ले जाते हैं, स्टैंडर्ड्स के एंड पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास इनिशियल मेजरमेंट, बल्कि इनिशियल रिकग्निशन आ जाती है कि जब उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, करना भी है कि नहीं ऐसी आइटम को, क्या किस तरह। और उसके बाद फिर इनिशियल मेजरमेंट कि इसको किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगा। जस्ट लाइक अगर IS-16 बात करूं तो इनिशियल मेजरमेंट IS-16 पहले रिकग्निशन के क्या ये हमारा फिक्स्ड एसेट है भी या नहीं, ठीक है। उसके बाद इनिशियल मेजरमेंट और उसको किस अमाउंट पे मेजर करेंगे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट में कौन कौन सा हिस्सा आएगा, तो उसकी बातें होंगी। उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बाद में हम उसको कैसे मेजर करेंगे, कॉस्ट मॉडल पे लेके चलेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके चलेंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह के जो प्रोसीजर्स हैं। तो एक रिदम में होते हैं तमाम स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और मेजर और ज़्यादातर ऐसा होता है कि यही होता है कि सबसे पहले स्कोप है, फिर ऑब्जेक्टिव है, फिर IS के केस में डेफिनेशंस होंगे, और IFRS के केस में डेफिनेशंस एट द एंड चले जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद ये इनिशियल रिकग्निशन होगी, मेजरमेंट्स होगी। तो जब आपको मालूम होगा कि ये ट्रेंड चलता है इन स्टैंडर्ड्स में, तो फिर आपको कोई चीज़, किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन आ रही होगी, तो आपको मालूम होगा कि ये किस पोर्शन में, स्टैंडर्ड के किस पोर्शन में हमें मिल सकती है, ठीक है। अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट IS-16 में आपको मालूम नहीं हो रहा कि फलां ये कॉस्ट है, और क्या ये उसकी, ये आपका एक्सपेंस हुआ है कि क्या ये आपकी कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। आपने एसेट परचेज़ किया, आपने ये एक एक्सपेंस किया उसके दौरान, और क्या ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा या नहीं। अब आप यहाँ पे इनिशियल मेजरमेंट वाली चीज़ में आके इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को देखने डेप्रिसिएशन वाली चले गए, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में चले गए, तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको मिल जाएगी इनिशियल मेजरमेंट में, क्योंकि आपको एक फ़्लो मालूम हो चुका है कि स्टैंडर्ड्स का एक फ़्लो होता है और वो इस तरह है। और आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगी, आपको वो फिर आपको तमाम स्टैंडर्ड्स का एक फ्लो मिल चुका होगा, और आप इजीली उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो जब ड्यूरिंग द सेशन आप स्टैंडर्ड्स को यूज़ थोड़ा बहुत करते रहेंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, और कल को जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको उसको यूज़ करने का मतलब हुनर होगा आपके पास कि कैसे इसको यूज़ करना है। फिर यही बात अगर हम मज़ीद करें हाउ टू यूज़ IFRS इन एग्ज़ाम्स, तो इसी को कंटिन्यू करूँगा कि जब आपको आपने ड्यूरिंग द सेशन पढ़ा है तो फिर आप उसको यूज़ कर पाओगे। अगर ड्यूरिंग सेशन नहीं पढ़ा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर बताऊँ तो अगर आपको वही ट्रेंड या वो जो जिस सीक्वेंस में आप स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब जिस सीक्वेंस में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है स्टैंडर्ड में, वो सीक्वेंस ही कम से कम समझ आ जाए। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको याद रखना होगा कि ये फ़लाँ आइटम आपकी वहाँ पे मौजूद है, फ़लाँ आइटम वहाँ पे मौजूद है। अगर इस तरह की कोई चीज़ पूछी गई तो मुझे याद रखना होगा कि ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है, ऐसा नहीं। आप स्टैंडर्ड्स का एक पैटर्न समझ लेना कि किस पैटर्न पे स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन हुए होते हैं उन बुक्स में, तो आप इजीली उन चीज़ों पे पहुंच जाते हैं। तो आप वो पैटर्न कैसे समझ आएगा, आप थोड़ा बहुत उनको यूज़ करते रहें, थोड़ा सा गौर करें उन पे, तो आपको समझ आ जाए कि हर चीज़ एक पैटर्न पे है, और तमाम स्टैंडर्ड्स तकरीबन एक मिलते जुलते पैटर्न पे हैं। ओके, तो आप उसको उस हिसाब से एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएंगे। अब अगर हम ओवरऑल अप्रोच की तरफ जाएंगे, फिर हमें अब इस सारे मामले में, इस सारी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ये है कि आपको ड्यूरिंग सेशन इसको थोड़ा बहुत तो यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल भी आपने इसको साइड पे नहीं रख देना और बस उठा के बोझ को लेके नहीं जाना एग्ज़ाम हॉल में, बल्कि उसको ड्यूरिंग द सेशन आपने थोड़ा बहुत यूज़ करना है, आपको उसकी समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम्स में उसको लेके जाना है, और जब आपको सीक्वेंस समझ आएगा तो फिर आप उसको यूज़ भी कर पाएंगे। ज़्यादातर ये भी कहा जा रहा होता है कि ये MCQs के लिए काफ़ी काम आता है, क्योंकि MCQs डायरेक्टली कई दफ़ा हमें मिल जाते हैं स्टैंडर्ड से, और ऐसा है भी। अक्सर MCQ ऐसे होते हैं जो कि आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड से उठा सकते हैं, बस आपको स्टैंडर्ड को यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक MCQ जो कि 1 मार्क्स का है उसको ढूंढते 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 4 मिनट लगा दें, 4 मिनट लगा दें। अगर आपको स्टैंडर्ड यूज़ करने आते होंगे तो वो 1 मिनट का 1 नंबर का MCQ आपको तकरीबन एक विद इन 1 मिनट, बल्कि उससे भी पहले मिल सकता है, ठीक है। तो यही बात है कि आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूज़ करना आता होगा तो आप इजीली उसको विद इन 1 मिनट निकाल लोगे, वो 1 मिनट का एक MCQ को, और अच्छे खासा टाइम की बचत हो सकती है। एक चीज़ ये, और वहाँ पे क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि सारा का सारा स्टैंडर्ड, मतलब IS-16 की ही अगर मैं बात करूँ या IS-40 की बात करूँ, तो सारे का सारा स्टैंडर्ड जो कि आपके IFRS की बुक्स में मौजूद है,
वो ज़रूरी नहीं होता कि वो सारा का सारा स्टैंडर्ड आपके सिलेबस का पार्ट हो। तो ड्यूरिंग द सेशन अगर टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे और स्टैंडर्ड को यूज़ करवा रहे होंगे तो वो स्पेसिफिक पैराग्राफ्स जिससे चीज़ें आपके सिलेबस से ताल्लुक़ रखती हों, जो पैराग्राफ्स का रेफरेंस आपके टीचर आपको दे रहे हो उनको हाईलाइट कर लें, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि उन पैराग्राफ्स के नंबर को, क्योंकि पैराग्राफ्स के नंबर होते हैं, एक पैराग्राफ है फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, तो 1 2 3 4 5, तो इवन सिर्फ नंबर को ही हाईलाइट कर लिया जाए ना, सिर्फ नंबर को ही इस तरह हाईलाइट कर लिया जाए ना, इस तरह, सिर्फ इस तरह, ठीक है। और ये तो वो भी कई दफ़ा इनाफ है, लेकिन अगर आपको कहीं पर लगे कि नहीं ये एक फ़लाँ आइटम लिखी हुई है पैराग्राफ में, वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें लिखी हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको भी हाईलाइट कर सकते हो। तो हाईलाइटिंग भी जारी रखें आप ड्यूरिंग द सेशन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगे, अंडरलाइनिंग, कुछ एरोस वगैरह, तो बस आप ये भी लगा सकते हैं ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको चीज़ें वाज़ह तौर पे कुछ नज़र आ रही हों। IFRS जो बी है बुक, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आपको टाइम हो एग्ज़ाम में बैठ के और आपको लगे कि ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा और ये छोटा सा क्वेश्चन है और इसका मतलब शायद IFRS बी में चीज़ें कोई एग्जांपल मिल जाए इससे मिलती जुलती, तो मैं कर लूँ, तो ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर वही तभी वर्क हो रहा था जब आपको लगे कि अच्छा खासा टाइम आपके पास है एग्ज़ाम में बैठ के और टाइम है लेकिन क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर आप उस टॉपिक के जो उस टॉपिक के पोर्शन में जाएंगे, वो स्टैंडर्ड में मतलब बी को ओपन करेंगे, फिर वो अगर फ़र्ज़ करें IAS 23 का टॉपिक है तो IAS 23 के एग्जांपल्स ओपन करेंगे, वहाँ पे ऊपर लगा होता है एक रेफरेंस पेज, मतलब आप अगर बुक ओपन करें तो यहाँ पे हर स्टैंडर्ड हर पेज पे लिखा होगा कि ये कौन सा स्टैंडर्ड, आप इजीली स्टैंडर्ड पहुँच सकते हैं। वो सीक्वेंस में स्टैंडर्ड IAS 1 से स्टार्ट होके जितने भी IAS हैं वो सारे सीक्वेंस में 2 3 4 मतलब जितने भी हैं, फिर आपको 16 मिलेगा, उसके बाद आपके काम का 23 आएगा, 40 आएगा, ठीक है, 33 आएगा, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स एक सीक्वेंस में होंगे, आप फ़ौरन से पहुँच सकते हैं। तो एग्जांपल्स देख लिए, अगर उसके मैच करती कोई एग्जांपल हो तो आप उससे डाटा यूज़ करते हुए अपना वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको ऐसे चलना पड़ेगा।